वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया। चलो, एक तो पहले तो हैप्पी न्यू ईयर सब बच्चों को, नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ठीक है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, विशेष हैं, सब पूरी भगवान करे इस साल में अभी पूरी हो। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी का एक चैप्टर। ये चैप्टर पहली बात तो ये कि ओल्ड कोर्स में नहीं था, ये न्यू कोर्स में ज्वाइन हुआ है। ठीक है, मतलब जो हम सेक्शन आज पढ़ेंगे, चैप्टर बोल लो, सेक्शन बोल लो, ये चैप्टर पहले आपके ओल्ड कोर्स में नहीं था, इसी बार ऐड हुआ है। हाँ जी सर, हाँ जी। लो सर, चैप्टर नंबर 11 है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और इतना हार्ड नहीं है जिसमें एक्सप्लेनेशन में टाइम लगे। 20 से 25 मिनट में हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को पूरा कर लें। ठीक है जी। सो नए साल भी स्टार्ट करें, नया चैप्टर। सो करें स्टार्ट, वेरी गुड। हाँ जी, पहले बात करते हैं सर इस चैप्टर में है क्या, किस चीज का चैप्टर है। पिछले चैप्टर में हम सेक्शन 34 तक पढ़ चुके हैं, क्रेडिट नोट वगैरह क्या होता है सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें पढ़ना है सेक्शन 35। सर नाम से ही अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स। देखो भी, हमारे जो अकाउंटिंग पार्ट होता है उसके अंदर हम हमारे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। अकाउंट्स में लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट सब मेंटेन करते हैं। इसी तरीके से हमें जीएसटी से रिलेटेड, सुनो पूरे से मतलब नहीं है मुझे, जीएसटी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी हमें मेंटेन करने पड़ते हैं। तो इस चैप्टर में पहली बात तो ये पढ़ेंगे कि अकाउंट्स में, जीएसटी के अकाउंट्स में क्या क्या आता है। दूसरी बात, वो जो अकाउंट्स है वो हमें कहां मेंटेन करने हैं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें कहां मेंटेन करने हैं। तीसरी बात, कब तक मेंटेन करने हैं। बस इतना ही लिखा हुआ है सेक्शन 36 के सेक्शन 35 के अंदर। वर्ड सुनना, क्या क्या मेंटेन करना है, कहां मेंटेन करना, कब तक मेंटेन करना है। बहुत सिंपल चैप्टर में 20 मिनट में चैप्टर को आपको पूरा समझा दूंगा। ठीक है जी, आओ स्टार्ट करते हैं। चलो, डेफिनेशंस वगैरह हम नहीं पढ़ते ऑब्वियसली, आपको पता है ना। हाँ चलो, सेक्शन क्यों नहीं पढ़ते सर, ये कहीं ना कहीं हमारी आ चुकी होती है। चलो सेक्शन 35 ये लिख लीजिए, है ना। पहला पॉइंट है, हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड एट विच प्लेस, कहां मेंटेन करने पड़ते हैं। तो सर कौन मेंटेन करेगा, जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं ऑब्वियसली। और कहां करने हैं, देखो भाई, आपको मैंने जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना सिखाया था तब उसमें मैंने आपको बताया था और आपको प्रैक्टिकली भी दिखाया था कि हर चीज अपन देखो प्रैक्टिकली करते हैं। आपको पता ना, पूरा दिखाया था सिस्टम किस तरीके से जीएसटी नंबर लिए जाते हैं ना केशव। अभी भी टीआरएन नंबर तेरे पास है ना। हाँ चल, अब करते हैं स्टार्ट। मैंने क्या बोला कि वहां पर आपको बताना पड़ता है कि आपका जो ऑफिस है, आपकी जो दुकान है, आपका जो फैक्ट्री है वो कहां पर है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। उसके अलावा हमें यह भी बताना पड़ता है कि आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है। आपको क्या बताना पड़ता है, आपको यह भी बताना पड़ता है आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है। मतलब मान लो मेरी एक तो मेन दुकान हो गई, 3 ब्रांचेस हो गई, तो आपको जीएसटी के लिए जब अप्लाई करते हो तो उसमें बताना पड़ता है कि मेरा हेड ऑफिस तो यहाँ है, प्रिंसिपल तो ये है और मेरे एडिशनल ऑफिस यहाँ है। ठीक है, तो अब बाय ऑब्वियस है मुझे किस किस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। तो सब मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं प्रिंसिपल प्लेस के और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के। ठीक है, अब इनको मेंटेन कहां करना है। नॉर्मली सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे मेंटेन होते हैं, लेकिन मान लो आपके अलग अलग तरह के बिजनेस अलग अलग शिफ्ट हैं, एक ही जीएसटी नंबर है या फिर जीएसटी नंबर अलग अलग है। एक बंदे के खूब सारे जीएसटी नंबर हो सकते हैं, सब बताया हुआ है। तो अगर मेरे अलग अलग जीएसटी नंबर है तो फिर मेरे को अलग अलग जगह बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने चाहिए। बात समझ में आई। चलो, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट कहां मेंटेन होनी चाहिए, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे। अलग अलग बिजनेस हो तो अलग अलग बिजनेस में मेंटेन होने चाहिए। अब एक बार की बात बताऊं मैं आपको, एक दुकान है, बहुत छोटी सी दुकान है बेचारी, जीएसटी नंबर है देखो 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ की दुकानों को बड़ी दुकानें नहीं बोलते, पहली बात तो ये। तो एक बार एक जीएसटी डिपार्टमेंट वाले आ गए भाई एक दुकान पे, बोले लाओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स दो। तो उसने पता क्या बोला, उसने बोला साहब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरे पास यहां नहीं है। का बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों नहीं है भाई, यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स होनी चाहिए तेरे पास। तो उसने बोला साहब हमारे क्या है, देखो छोटी सी दुकान, हम गरीब आदमी है, तो हम क्या है, हमने एक अकाउंटेंट रख रखा है। हमने एक अकाउंटेंट रख रखा है। अकाउंटेंट क्या करता है, मंथली बेसिस पर हमसे बिल ले जाता है, परचेज के सेल के बिल ले जाता है और अपनी अकाउंटिंग अपने घर पे करता है, ताकि वो सस्ता पड़ता है। भाई एक बंदे को अगर मैं फुल टाइम रखूंगा तो 20,000 रुपए 15-20,000 रुपए नॉर्मली लेगा ही लेगा। वो हमसे 3,000-4,000 महीने का लेता है और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने वहां मेंटेन करता है। बताओ दुकानदार ने कुछ गलत बोला क्या?
नहीं बोला ना, मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो हमें प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे मेंटेन करने अच्छी बात है, और हम चाहें तो उसको कहीं और भी मेंटेन कर सकते हैं, आपको मना ही नहीं है, ठीक है। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम कहीं भी मेंटेन कर सकते हैं। हालांकि अगर जीएसटी डिपार्टमेंट, प्रॉपर ऑफिसर, कमिश्नर या फिर जॉइंट कमिश्नर ने आपको बोला कि नहीं ना आपको यहाँ मेंटेन करने पड़ेंगे, स्पेसिफिकली आपको बोला, कोई भी इश्यू हो गया होगा, उनको टैक्स इवेजन का डर लगा होगा कोई भी कारण से, तो बात अलग है। अदरवाइज आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहीं और भी मेंटेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो पहले हु का आंसर क्या आएगा, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड में रेगुलर कंपोजिशन दोनों आते हैं। कहां मेंटेन होना चाहिए, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे। किस कौन कौन सा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, दोनों का मेंटेन होना चाहिए। वेयर मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर आपके एक से ज्यादा जगह बिजनेस है, अलग जगह बिजनेस भी हो सकते हैं, दो अलग अलग जीएसटी नंबर भी हो सकते हैं, तो आपको क्या करना है, उनके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो उनसे रिलेटेड वहीं पर मेंटेन करने चाहिए, ठीक है। अब नीचे क्या लिख दिया, अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो सिंपल है सर, कहीं भी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन लिखना इतना सारा पड़ेगा, इसीलिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है, कि वो यहां भी मेंटेन कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, और चाहे तो कहीं भी कर सकता है, खत्म बात। क्या लिख रखा है, इफ एनी डॉक्यूमेंट अनलेस प्रोवाइडेड अदरवाइज, अगर डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं बोला, इफ एनी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्स और इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिलोंगिंग टू ए रजिस्टर्ड पर्सन आर फाउंड एट एनी प्रीमिसेस अदर देन दोज मेंशन इन द सर्टिफिकेट, मतलब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के अलावा कहीं और मिलता है तो मिल जाए, दे शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी मेंटेन एंड बाय द सेट रजिस्टर्ड पर्सन। उसको भी कौन मेंटेन कर रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन ही मेंटेन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, कोई बात नहीं। अब सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने, कौन कौन से मेंटेन करने, पहली बात तो देखो भी हमारे अकाउंट्स जीएसटी की अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में फर्क होता है। नॉर्मल अकाउंटिंग और जीएसटी अकाउंटिंग में फर्क होता है, क्यों, देखो भी हम अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें कुछ चीजें हम एज्यूम बेसिस पे लेते हैं, इसलिए जो ऑडिटर होता है ना, ऑडिट में चला गया, ऑडिटर जो अपनी ओपिनियन देता है वो ट्रू एंड फेयर देता है। ट्रू एंड फेयर क्यों देता है, क्योंकि वो 100% एश्योरेंस नहीं दे सकता, वो अपने साथ रीजनेबल देता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता। लेकिन जब जीएसटी डिपार्टमेंट वाले आपसे बोलते हैं ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ, तो वहां एस्टिमेट बेसिस पे तो कुछ होता नहीं, हमने लगभग जीएसटी पढ़ ली, कहीं भी आपको एस्टिमेट वर्ड ही नहीं मिला ना, तो यहां पर लिखा हुआ क्या है, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ सकता है कि आपके अकाउंट्स क्या होने चाहिए, ट्रू एंड करेक्ट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ट्रू एंड करेक्ट होने चाहिए, ना कि ट्रू एंड फेयर होने चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या मेंटेन करोगे, ऑब्वियसली जिस चीज का धंधा है वो सब मेंटेन करोगे, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बुक्स हो गए, इनवर्ट आउट, जितना माल खरीदा, कितना बेचा, आपका स्टॉक कितना पड़ा है, आईटीसी कितना लिया, अवेल्ड किया, आउटपुट टैक्स कितना बनता है, वो सब डिटेल्स आप मेंटेन करो। चलो जी, यहां तक बात समझ में आ गई साहब। अब इसके अलावा भी गवर्नमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट आपको बोल सकता है कि आपको एडिशनल बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने पड़ सकते हैं। एडिशनल में क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। द एडिशनल रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय द स्पेसिफिक पर्संस आर एज फॉलोज, स्पेसिफिक पर्संस के द्वारा मेंटेन करने पड़ते हैं क्या क्या, आओ। इन एडिशन टू द पर्टिकुलर मेंशन इन सेक्शन 35(1) में था आईटी से कितना लिया, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी है, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह कितना है, उससे अलावा आपको ये भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, बट जरूरी नहीं कि सब पे लागू हो। जैसे मान लो कोई बंदा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है तो उसको डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ से कर रहा है, सर्विसेज से रिलेटेड है तो सर्विस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। दूसरा, अब देखो भाई ये चैप्टर ऐसा है, इतना इजी चैप्टर मैं क्या बताऊं, लेकिन ये चैप्टर तभी स्वाद आएगा पढ़ने का जब आपकी बची हुई जीएसटी पढ़ी हुई होगी, मतलब समझी हुई होगी, थोड़ी बहुत पता होगी। जैसे आपको पता है हमने एक चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 3 था चार्ज ऑफ जीएसटी, उसमें था सेक्शन 9(3) और सेक्शन 9(4)(5). क्या था कि कुछ चीजों पर हमारे फॉरवर्ड चार्ज लगता है और कुछ चीजों में हमारा आरसीएम लगता है, आरसीएम सर्विसेज में लगता है ना। तो अगर मान लो कोई सर्विस है जिसके तहत आप जीएसटी पे कर रहे हो आरसीएम पर, तो फिर आपको उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा अलग से, क्योंकि आउटवर्ड सप्लाई तो है नहीं आपकी, ठीक है, लेकिन उसका डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी कि आपकी कौन सा पेमेंट है जिसपे क्या लगा है, आरसीएम लगा है। उसके अलावा आपको बिल वगैरह सारे मेंटेन करने पड़ेंगे, बिल ऑफ सप्लाईज मेंटेन करनी पड़ेगी। बिल ऑफ सप्लाई किसके लिए, कंपोजिशन डीलर है या फिर एग्जाम सप्लाई करता है, डिलीवरी चालान्स हो गए जो माल भेजने के लिए होता है, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट, डेबिट नोट हो गया, रिसिप्ट वाउचर हो गया, ये सब आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। ये सब हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कोई एडवांस मिलता है उसकी डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी, लो सब ये सब चीजें हो गई। अब बिल्कुल आगे, उसके अलावा सर क्या क्या मेंटेन करना है भाई, देख हमने एक चैप्टर पढ़ा था टैक्स इनवॉइस, उसमें एक इनवॉइस में क्या क्या लिखा होता है, उन सब की डिटेल हमें मेंटेन करनी पड़ती है। वो ऑब्वियसली बिल के थ्रू मेंटेन हो जाती है। जैसे कि मैंने किस पार्टी से माल खरीदा,
उसका एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर, मैंने किस पार्टी को माल बेचा उसकी डिटेल, उसका जीएसटी नंबर। सर पता ही है मेरे को अब क्या क्या बेचा, ठीक है, किस रेट में बेचा, वो सब चीजें हमें मेंटेन करनी पड़ती है। चलो पढ़ ले, रीडिंग कर लेगा। नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ द सप्लायर्स फ्रॉम होम ही इज रिसीव्ड, किससे मेरे को माल आ रहा है, एंड द नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ पर्सन टू होम यू सप्लाई द गुड्स, जिसको आप माल बेच रहे हो। एक ही है सर एडिशनल प्लेस, देखो सब चीजें आपको सब पढ़ा चुका मैं, बस उसको बोलते ना कहीं लिखना जरूरी होता है कि हमने ये रखा है, पर्टिकुलर्स ऑफ कंप्लीट एड्रेस इन द ऑफ द प्रीमिसेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड इन हिम बाय हिम एंड इंक्लूडिंग गुड्स स्टोर्ड ड्यूरिंग ट्रांजिट अलोंग विद द पर्टिकुलर्स ऑफ स्टॉक स्टोर्ड देयर। मतलब मान लो आपका कोई गुड्स है, ठीक है, वो गोडाउन में पड़ा है, तो कितनी गोडाउन है भाई उसकी डिटेल दे दे, तो वो तो मैं वैसे दे देता हूं, लेकिन आपको बताना है कि मेरी यहाँ गोडाउन है, इसका डिटेल्स ये हो गई। अगर मान लो कई बार गुड्स 31 मार्च को रास्ते में रह गया, अब 31 मार्च को रास्ते में कैसे रह सकता है भाई, 28 मार्च को गुड्स सूरत से चला और यहां पहुंचने में, राजस्थान पहुंचने में मान लो 5 दिन लगते हैं उसको, तो 31 मार्च को भी रास्ते में ना, तो उसकी डिटेल आपको मेंटेन करनी है, उसको जीआईटी के नाम से लिखेंगे, गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से लिख देंगे। However, if the taxable goods are found to be stored at any place other than those so declared without the cover of any valid documents, the proper officer will determine the amount of tax payable of such goods as if such goods have been supplied by the registered person। अब इसमें देखो क्या बोल रहा है, अगर मान लो कहीं पर आपको गुड्स मिल गया और उसकी डिटेल आपने मेंटेन नहीं कर रखी कि वो गुड्स कहाँ पड़ा है, अचानक जीएसटी डिपार्टमेंट वाले पहुंच गए और वहां पर देखा कि ये तो गुड्स पड़ा है, ठीक है, अब उसका एड्रेस, उसकी डिटेल आपने अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे नहीं लिख रखी, तो बेटा उसके ऊपर सरकार टैक्स लगाएगी, उस पर ये मान के टैक्स लगाएगी कि आपने ये किससे खरीदा है, रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा है। A supplier is required to maintain following records relating to stock of goods and tax details. However, a supplier who has opt composition scheme is not required to maintain the records. भाई किससे खरीदा, क्या खरीदा, ये सब चीजें कंपोजिशन डीलर को मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, उसको सेल की डिटेल रखनी पड़ती है। क्या क्या डिटेल, पहले स्टॉक ऑफ गुड्स, ये सब डिटेल्स रेगुलर स्कीम वाले को रखना पड़ेगा। रिकॉर्ड स्टॉक से रिलेटेड, क्या पहली बात स्टॉक से रिलेटेड, कितना माल था स्टार्टिंग में, कितना माल लास्ट में बच गया। दूसरी बात, कितना माल आपने रॉ मटेरियल में पड़ा है साल के एंड में, कितना डब्ल्यूआईपी की फॉर्म में है और कितना फिनिश गुड्स की फॉर्म में है। तीसरी बात, आपने जो गुड्स खरीदा उस गुड्स का क्या किया। सर हमने बेचा ही होगा, नहीं भाई, आपने गुड्स खरीदा उसमें से कुछ फ्री सैंपल के रूप में बांट दिया, कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ चोरी हो गया, कुछ आपने कंज्यूम कर लिया, तो उन सब की डिटेल भी हमें मेंटेन करनी पड़ेगी। सर क्या मेंटेन करना पड़ेगा, याद है मैंने बताया था कि जो गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो फ्री सैंपल के रूप में बांट देते हो, जो गुड्स ड्रॉइंग्स कर लेते हो, उन सब का हमें इनपुट नहीं मिलता। अगर मैंने इनपुट ले लिया, बोलो उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। चलो दूसरा क्या है, डिटेल ऑफ टैक्सेस, टैक्स की डिटेल, कितना परचेज किया उस पर आपने सीजीएसटी दिया, कितना एसजीएसटी दिया, कितना आईजीएसटी दिया। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में कितना सीजीएसटी बनता है, एसजीएसटी बनता है, आईजीएसटी बनता है, और आपको मैंने बताया था कि किससे क्या सेटअप होता है, वो सब चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। एजेंट, वैसे तो एजेंट हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। एजेंट क्या होता है, जो किसी थर्ड पार्टी के बिहाफ पर गुड्स खरीदता है या बेचता है। मतलब मैं आपके बिहाफ पे गुड्स खरीद भी सकता हूं और आपके बिहाफ पे गुड्स बेच भी सकता हूं, तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे कि मैं किसके बिहाफ पे गुड्स खरीदा है और किसके बिहाफ पे गुड्स बेचा है। दूसरी बात, देखो एजेंट भी दो तरीके के होते हैं, ये हमारा टॉपिक पेंडिंग पड़ा है। हमारे यहाँ एजेंट दो तरह के होते हैं। एक एजेंट तो वो होते हैं, वो क्या करते हैं, भाई मैं तो कमीशन लूंगा, तेरे को माल बेचना है तो एक काम कर, इसके नाम पे बिल बना दे। भाई एक तो ए है, एक बी है, बीच में साहब नितिन जी है, ठीक है। नितिन जी ने क्या किया, ए से माल खरीदा और बी को बेचा, तो ए को क्या बोला, भाई बिल बना। बिल किसके नाम पे बना, बी के नाम पे बना। तो एक तो ये होता है एजेंट की जो डायरेक्ट बिल प्रिंसिपल के नाम पे बनवा देता है। एक होता है कि ए क्या करेगा, नितिन क्या करेगा, ए से बिल बनवा लेगा, ए बिल बनाएगा नितिन के नाम पर और नितिन बिल किसके नाम पे बनाएगा, बी के नाम पर बनाएगा। तो दो तरह के एजेंट होते हैं, तो उनको उनकी डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी, मैंने किसके बिहाफ पे माल खरीदा है, किसके बिहाफ पे माल बेचा है। आ जाओ, मैन्युफैक्चरर को डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स की डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी, कितना स्टॉक कंज्यूम हुआ,
किस रेशियो में कंज्यूम हुआ, उसकी क्वांटिटी डिटेल मतलब होता है कि साहब मान लो एक फिनिश गुड्स को बनाने में 3 रॉ मटेरियल की क्वांटिटी लगती है, तो कितनी क्वांटिटी लगी। सर्विस प्रोवाइडर को डिटेल मेंटेन करनी पड़ती है। लो जी आओ आगे। पर्सन एग्जीक्यूटिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट। हाँ सर ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? पहले तो इसको बोलते हैं ठेकेदार। जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कोई भी ठेका लेते हैं किसी चीज का, अपन बात करते हैं बिल्डिंग का ठेका लिया। अब सब बिल्डिंग का ठेका ले लिया, अच्छी बात है। अब जो बिल्डिंग का ठेका लिया, बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो सब उसे मेंटेन करना पड़ेगा कि मैंने कितने रुपए मेंटेन, सर बेसिक चीजें पता है मेरे को, कितने रुपए में कॉन्ट्रैक्ट लिया मैंने, उसके अंदर क्या बोलते हैं कितने रुपए का बिल बनाया, उसमें जीएसटी वगैरह कितनी ली, ठीक है, ये सब मेंटेन करना पड़ेगा। किस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट है, उसका नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर अगर है तो वो मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो मेन तो, अच्छा ये भी हो गया, ये भी कर लेना। डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूटिलाइज इन एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपने कितना गुड्स काम में लिया, कितनी सर्विसेज काम में ली, ये सब चीजें आ गई। अब कई बार क्या होता है, मैं सर्विस सब कॉन्ट्रैक्ट पे सामान देता हूँ। सब कॉन्ट्रैक्ट समझते हो ना, कि मैंने मोहित का मकान बनाने का ठेका लिया, मैंने क्या बोला एक बंदे को, भाई तू टाइल्स लगा दे, टाइल्स मैं नहीं लगाऊंगा, तो यहाँ पर मैंने टाइल वाले को कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया। तो उस केस में क्या होएगा कि यहाँ पर सब कॉन्ट्रैक्टर को भी ये मेंटेन करना पड़ेगा, उसने किसका काम किया और किसके बिहाफ पर काम किया, किसका काम किया और किसके बिहाफ पर काम किया, वो भी इसे मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो आगे चले। जो बंदे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनको क्लियरिंग, फॉरवर्डिंग एजेंट्स वगैरह मेंटेन करने पड़ेंगे, सी फाइनल में आएगा आपके, आएगा तो। अब है पॉइंट नंबर 7, वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या होता है भाई? सर वेयर हाउस उस जगह को बोलते हैं, वेयर हाउस उस जगह को बोलते हैं जहां पर आप किसी और का गुड्स स्टोर कर रहे हो। सुनना, अगर मेरा माल मेरे ही जगह स्टोर है तो वो तो मेरी गोडाउन हो गई ना। वेयर हाउस नॉर्मली क्या होता है कि मेरे को किसी दूसरे का माल स्टोर करते, जैसे कोल्ड चेन फैसिलिटी हो गई, कोल्ड चेन हो गई, जहां पर क्या लोग अपना माल स्टोर करते हैं, ठीक है। तो कोल्ड चेन को ये चीज मेंटेन करनी पड़ेगी, क्या, किस बंदे का माल उसने स्टोर किया, उसका नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, साथ में कितना माल आपने स्टोर किया उसकी डिटेल होनी चाहिए, साथ में कितना आपने किराया लिया वो स्टोर होना चाहिए। आप बोलोगे सर जीएसटी वाले को तो खाली इससे मतलब है कि कितना किराया लिया। बेटा लोग क्या बदमाशी कर जाते हैं, मैंने कोई गुड्स रखवाया कहीं पर, उसका किराया बनता है एक्चुअली 5 लाख रुपए, मैंने क्या बोला भाई 5 लाख रुपए लेके क्या करेगा, किसको पता चलता है, तो एक काम कर लाख रुपए का बिल बना दे खाली, ठीक है, और 4 लाख तेरे को कच्चे में दे दूंगा, हिसाब ही नहीं रहेगा। कल जीएसटी डिपार्टमेंट 2 साल बाद उसको चेक करने जाए, उसको कोई आइडिया लगेगा क्या उस जगह का? नहीं लगेगा ना। तो अगर उसके पास होगा कि इसने ये सामान रखाया और इसका किराया इतना बनता है, तो उसे डाउट हो सकता है अगर आप गड़बड़ करोगे। भाई देखो 5 लाख का किराया 480 हो सकता है, 470 हो सकता है, 520 हो सकता है, लेकिन 5 लाख का किराया का आप पेमेंट 50,000 नहीं करोगे। समझते हो ना इस बात को? तो अब यहां पर ये फायदा हो जाएगा कि जीएसटी डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये जो गुड्स है इसी का इतना रेंट बनता है, उतना रेंट इसने लगभग दिया है, ठीक है। अगली बात, किस बंदे ने रखा है और किस बंदे को मैं दूंगा। अभी क्या मतलब हुआ, कई बार क्या होता है कंसाइनर और कंसाइनी अलग अलग होते हैं, तो इन सब की डिटेल भी वेयर हाउस ट्रांसपोर्टर को मेंटेन करनी पड़ती है। नॉर्मली वेयर हाउस के पास जीएसटी नंबर होते हैं, वेयर हाउस हो गया या ट्रांसपोर्टर हो गया, उनके जीएसटी नंबर हो सकते हैं, बट मान लो क्या जीएसटी नंबर नहीं है तो उनको क्या करना पड़ेगा, अलग से क्या करना पड़ेगा, उनको अलग से क्या करना पड़ेगा, उनको अलग से, शांति सुनना, उनको अलग से एक आईडी लेनी पड़ेगी। जैसे ट्रांसपोर्टर है उसको ट्रांसपोर्टर आईडी लेनी पड़ती है चाहे कुछ हो तो, ठीक है। अगर उसका जीएसटी नंबर नहीं है, जीएसटी नंबर तो ओके ठीक है, लेकिन इनको अलग से आईडी लेनी पड़ेगी, वो लेनी पड़ती है ENV01 होता है शायद फॉर्म का नाम, उसमें इनको लेनी पड़ेगी। हाँ ऐसा ENV नहीं, ENR 01 में इनको फॉर्म में वो आईडी लेनी पड़ेगी। लो जी सर इतनी बात हो गई। हाँ जी नेक्स्ट है हाउ द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन। सर कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करेगा? सर सुनना आराम से, रिकॉर्ड्स 2 तरीके से मेंटेन हो सकते हैं, एक तो मैन्युअली, दूसरा इलेक्ट्रॉनिकली। सर क्या बात कर रहे हो, मैन्युअली और इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरीके से हो सकते हैं? हाँ जी, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, कोई बंदा मेंटेन मैन्युअली करना चाहे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन मैन्युअली भी कर सकता है, लेकिन बस ये है कि जो मेंटेन करे ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो क्या होने चाहिए,
पढ़ लो इसको। ईच वॉल्यूम ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन मैन्युअली बाय रजिस्टर्ड पर्सन शेल बी सीरियली नंबर, प्रॉपर नंबर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हवा में ही हो रही है, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करे तो कुछ बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फर्जीवाड़ा सबसे ज्यादा हो सकता है अभी, क्योंकि देखो किसी को नहीं पता मैं डिलीट कर दूं एंट्री, भाई डिलीट कर दी एंट्री, नहीं डाल दी, किसको पता चलता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो डाटा होता है वो जैसे ही बनेगा मेंटेन होएगा, उसको आप क्या करोगे, देखो ऑथेंटिकेट बाय मींस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। अब ये क्या बीमारी होती है डिजिटल सिग्नेचर, देखो भाई हमारे क्या होता है कि हम जो भी, सुनना मेरी बात, हम जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं उसमें नीचे साइन तो करते हैं ना कि हाँ ये सही है। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, जो एक टोकन आता है उसके थ्रू साइन होते हैं, मतलब हाथों से साइन नहीं होते, उसे हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, सबसे शानदार बात ये जरूरी है बेटा, कल मैनुअली का तो चलो कंट्रोल नहीं है, लेकिन मान लो इलेक्ट्रॉनिक डाटा है, कल मान लो आपकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, एसएसडी करप्ट हो गई, डाटा पड़ा था वो डाटा चोरी हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो बैंड बज गई ना। तो ये जरूरी है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली डाटा रखो तो उसका आप इस तरीके से बैकअप रखो कि अगर मान लो कल भी उस डाटा के साथ कुछ भी हो जाए तो आप उसका क्या कर सकते हो, रीजनेबल टाइम में क्या कर सकते हो, रीस्टोर कर सकते हो। एक जीएसटी डिपार्टमेंट वाला आया 3 साल बाद, लाओ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करो, अकाउंट्स प्रोवाइड करो, साहब वो हार्ड डिस्क ना करप्ट हो गई, टूट गई। अब क्या करें, तो बेटा नहीं टूट सकती, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका प्रॉपर बैकअप रखो। The registered person maintain electronic records, shall produce or demand the relevant documents duly authenticated by him in hard copy or in electronic form, कैसे भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उनसे वो किसी भी फॉर्म में मांग सकता है, डिमांड कैसे भी कर सकता है, अगर हार्ड कॉपी मांगता है तो फोटो कॉपी निकाल के दे दो, अपने क्या दिक्कत है, ठीक है ना। Where the accounts and records are stored electronically by an registered person, he shall on demand provide the details of such files, password of such files, explanation for codes used where necessary for access and any other information which is required for such access, along with a sample copy in print form of the information stored in such file। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है उसमें प्रॉपर पासवर्ड्स वगैरह लगने चाहिए, सब चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, और जो भी चीज़ें वो मांगेगा उसको आपको देनी पड़ेगी। ये बात ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। आप हालांकि कोई नहीं मानता इन चीज़ों को, ठीक है, लेकिन लिखी हुई है कि अगर मान लो आप कोई भी आपसे एंट्री गलत हो गई, ठीक है, तो आप उसको डिलीट नहीं करेंगे, पहली बात, उसको आप सही करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, शैल नॉट बी इरेज इफेक्ट्स और ओवर रिटर्न, उसको ओवर रिटर्न नहीं करेंगे, जैसे हम अकाउंट्स में रेक्टिफिकेशन वगैरह नहीं करते का, वैसे करने की जरूरत है, वैसे करना चाहिए। ये लोग नहीं करते प्रैक्टिकली, अब क्या करें, ठीक है। ऑल इनकरेक्ट एंट्रीज अदरवाइज देन दोज आर क्लरिकल मिस्टेक शैल बी स्कोर्ड आउट अंडर अटेंशन एंड देयर आफ्टर करेक्ट एंट्री शुड बी रिकॉर्डेड। मतलब क्लेरिकल एरर हो गया तो उसको सही कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्लेरिकल एरर को सही कर सकते हो, लेकिन बाकी सब गलतियां हो तो उनको रिवर्सल करोगे, रेक्टिफिकेशन करोगे, ऐसा नहीं है कि डिलीट कर दी, नई एंट्री कर दी, ठीक है, और उसका प्रॉपर अटेस्टेशन होना चाहिए। ठीक है, वेयर द रजिस्टर एंड द डॉक्यूमेंट्स आर मेंटेन इलेक्ट्रॉनिकली, ए लॉग ऑफ एवरी एंट्री एडिटेड एंड डिलीटेड शैल बी मेंटेन। आपने इस एंट्री को एडिट किया है, डिलीट किया है, तो उसका आपको लॉग मेंटेन करना पड़ेगा, उसकी इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी पड़ेगी। आगे क्या लिखा हुआ है, अकाउंट्स मेंटेन बाय द रजिस्टर्ड पर्सन टुगेदर विद ऑल इनवॉइसेस। हाँ, अकाउंट्स में आपने बिल्स ऑफ सप्लाई, इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट वगैरह जो भी हैं वो सब आपको प्रॉपरली मेंटेन करने पड़ेंगे, और ये सब एक ही पर्टिकुलर स्पेस पे होने चाहिए, वो सब कुछ लिखा हुआ है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करोगे तो आप पे लगेगी भाई पेनल्टी। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट, अरे यार सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेंगे तो पेनल्टी लगेगी, हाँ सर लगेगी ना, कौन से सेक्शन में लगेगी सर, सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में लगेगी, लेकिन सेक्शन 73 और 74 आपके कोर्स में नहीं है, आपकी 52 तक ही है, तो कोई बात नहीं, बस पेनल्टी लगेगी, इतनी बात है खाली, ठीक है ना। आ जाओ आगे, पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स। हम अब बात लास्ट 25 साल, सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, सर हमारा बिजनेस तो 50 साल से चल रहा है, कोई 50 साल के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन थोड़ी रख सकते हैं, ऐसे तो कोई भी कभी मांग लेगा। तो बेटा इन्होंने बोला कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको कम से कम कितने साल तक मेंटेन करने हैं, उससे ज्यादा करो तो ठीक है, कम करो तो कोई दिक्कत नहीं, कितने साल तक मेंटेन करने, सेल रिटेन देन अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 72 मंथ्स। कितने कितने टाइम तक मेंटेन करने हैं, 72 मंथ्स करने खाली, मतलब 72 मंथ्स कितने हुए, 6 साल तक सर, बस उसके बाद फाड़ देना, गर्म पानी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 साल तक तो मेंटेन करने ही करने हैं सर ना। कब से 6 साल तो बोल दिया, कब से, जिसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए तब से, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो पता नहीं हम कब बनाएंगे, तो क्या बोला गया है,
प्लीज अंडरलाइन फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। जिस दिन एनुअल रिटर्न फर्निश करने की ड्यू डेट हो, और सर एनुअल रिटर्न फर्निश करने की हमारी ड्यू डेट क्या होती है? एनुअल रिटर्न की 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। जैसे अभी 31 दिसंबर 2023 थी, वो ड्यू डेट की लास्ट डेट होती है, उस दिन तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। उस दिन से 72 मंथ्स तक आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। चलो बाय बाय, इतना ही है। हाँ सर इतना ही चैप्टर है, करना इस चैप्टर को, हो सकता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, आएगा तो। बाय बाय।